Hello friends, welcome in NEET PG 2024. Today my topic is how to make choice filling, the tips of choice filling. अगर आप एक अच्छे मेथड से चॉइस फिलिंग करेंगे तो फिर आपको जो मनपसंद ब्रांच है, जो मनपसंद कॉलेज है, उसके मिलने के काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं, जो आपके रैंक के मुताबिक आपको अच्छी सीट मिल पाए। सबसे पहले तो मैं यही मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना। और अब सबसे पहले हम जो 1 बाई 1 जो गवर्नमेंट सीट्स है ऑल इंडिया कोटा की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, मैं एमडी और एमएस के बारे में सबसे पहले बात करूं, क्योंकि चॉइस फिलिंग करते समय आपको सबसे पहले जो ऑप्ट करना है, जैसे रेडियो ऑप्ट करना है तो एमडी और एमएस में ऑप्ट कीजिए। उसके बाद रेडियो ही आपको डीएनबी में ऑप्ट करना है, अगर आप डीएनबी को लाइक करते हैं। उसके बाद फिर सबसे पहले आप गवर्नमेंट को कवर करना है, फिर ब्रांच वाइज कवर करना है। रेडियो के बाद जो डर्मा आएगा, डर्मा एमडी एमएस में आएगा, फिर डर्मा डीएनबी में आएगा, फिर मेडिसिन एमडी और एमएस में आएगा, फिर जो डीएनबी में आएगा। ऐसे 1 बाई 1 आप डाउन में जाना है। उसके बाद अगर आप लाइक करते हैं तो डीम्ड में भी जा सकते हैं। वहाँ पर भी सबसे पहले जैसे रेडियो, फिर डर्मा, जो मेडिसिन, इससे जो डाउनवर्ड आप जाएंगे एज पर रैंक। सबसे पहले मैं आज रैंक के बारे में बात करूं। बहुत स्टूडेंट्स जिनका रैंक कैसा है कि उन्हें कैसे जो आगे बढ़ना है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल पाए, एक अच्छी ब्रांच मिल पाए, मनपसंद ब्रांच मिल पाए। और जो चॉइस फिलिंग आपने करनी है, जैसे फर्स्ट राउंड जो फ्री एग्जिस्ट है, और सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन ले सकते हैं, और अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिलती है तो थर्ड में ले सकते हैं। अगर फिर भी फर्स्ट से आप पहले ही अपग्रेडेशन ले चुके हैं तो फिर आपको सीट छोड़नी पड़ेगी और थर्ड राउंड में आप मूव कर सकते हैं। परंतु जो थर्ड राउंड के बाद जो सिस्टम होता है वो टिपिकल होता है, और थर्ड राउंड में जो पॉजिटिव शिफ्ट आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर 0% ना हुई तो ये पॉजिटिव शिफ्ट बड़ी बहुत अच्छी रहेगी। सीट्स कुछ कम हुई हैं, और जो एमडी और एमएस में कम हुई है, और डीएनबी और डीएमएन में कुछ बढ़ी है, परंतु ओवरऑल सीट्स है जो 820 जो सीट्स बढ़ी है। परंतु लग रहा था कि जो फर्स्ट राउंड में सीट जो 4000 और 2000 के बीच आएगी, परंतु नहीं आई। हो सकता है सेकंड और थर्ड राउंड में ये जो अपवर्ड मिल जाए। फिर भी घबराने की कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं बात करूं एमडी और एमएस की। वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक अप टू 3000 है, उन्हें रेडियो और डर्मा की सीट बिल्कुल मिल जाएगी, परंतु उन्हें कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कॉलेज चूज़ करने में कि उन्हें जो दोबारा फिर वापस आना पड़े। क्योंकि जो अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें भी सिर्फ फर्स्ट राउंड में ही अच्छा कॉलेज मिलता है, बाद में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह जो अप टू 5000 एंड अप टू 7000, मैं 3 कैटेगरी ले रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो अप टू 3000 हैं, वो स्टूडेंट्स जो अप टू 5000 रैंक है, ऑल इंडिया रैंक, जनरल कैटेगरी रैंक है, जो ऑल इंडिया रैंक है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और अप टू 7000, अगर 7000 के बीच है तो फिर आपको रेडियो, डर्मा और मेडिसिन के बीच ब्रांच मिल सकती है, अगर आप एक अच्छे तरीके से जो चॉइस फिलिंग करते हैं। देखो, अगर रैंक विद इन 3000 है तो रेडियो और डर्मा के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, परंतु बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। क्योंकि जो रेडियो डर्मा के बहुत अच्छे कॉलेज हैं, जैसे दिल्ली बेस्ड हैं, विद इन 1000 ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपका रैंक विद इन 5000 है तो फिर आपको मेडिसिन भी मिल सकती है, मीडियम कॉलेज आपको मिल जाएगा। परंतु अगर विद इन 7000 है तो फिर मेडिसिन मिलने के जो लास्ट में चांसेस बढ़ेंगे, और उसमें आपको अच्छा कॉलेज जो मेडिसिन में नहीं मिलेगा। जहाँ देखो, अगर किसी स्टूडेंट का 7000 है और वो चाहता है कि मुझे अच्छा मेडिसिन में कॉलेज मिले, तो उसके का चांसेस कम है, मैं यही कहूँगा। और वो स्टूडेंट जिसका रैंक विद इन 5000 है, वो चाहे कि मुझे रेडियो डर्मा में कोई अच्छा कॉलेज मिल पाए, उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। आइदर टू ऑप्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और मूव टू डीएनबी। अगर डीएनबी में मूव करते हैं
तो इसमें रैंक में कुछ ज़्यादा अंतर तो नहीं रहता। जो रेडियोडर्मा है उसकी विद इन 6,000 और 6,500 की चली जाती है। जो मेडिसिन है विद इन 10,000, 9,000 और 10,000 के बीच चली जाती है। परंतु जो डीएनबी का कॉलेज आपने चूज़ करना है उसमें आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप जो कॉलेज चूज़ कर रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छा ज्ञान है उसमें, क्योंकि जो डीएनबी में फ़ीस स्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल जैसे 1,25,000 है, कोई ज़्यादा नहीं है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जो डीएनबी में है रिजल्ट भी बड़ा है। पहले से जो रिजल्ट अच्छा होने लगा है डीएनबी में, लोगों का जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी बढ़ने लगा है। परंतु मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एमडी और एमएस में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा या अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही तो डीएनबी में मूव करने में कोई ज़्यादा आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। और इसी तरह जो मैं कहूँगा अप टू 10 की रैंक जिनका विद इन 10,000 है उसे जो पीड्स एंड रेस्पिरेटरी वो ऐड कर लेनी चाहिए। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे मेडिसिन चाहिए तो 10,000 वाला भी डीएनबी में जा सकता है। उसी तरह वो स्टूडेंट्स जिनका रैंक अप टू 15 के है उन्हें जो ओबीजी एंड ऑर्थो ऐड कर लेनी चाहिए। जैसे क्योंकि फिर भी अगर उसका रैंक कुछ ज़्यादा है या अच्छा कॉलेज वो चाहते हैं तो डीएनबी में जा सकते हैं। उसी तरह अप टू 20 के ऐड सर्जरी एंड साइकेट्री। अगर 20,000 के बीच है, जैसे मैं 10 से 15, 15 से 20 ऐड सर्जरी एंड साइकेट्री। उसी तरह अप टू 25 ईएनटी और ऑप्था, 20 से 25 ईएनटी ऑप्था आप ऐड कर ले। परंतु साइकेट्री के भी जहाँ चांसेस बन जाते हैं परंतु सर्जरी के चांसेस जहाँ नहीं बनते। उसी तरह अप टू 30 के आप एंथीसिया ऐड कर लेना, क्योंकि जो एंथीसिया क्लोज होता है एमडी और एमएस में वो 31 और 32 में क्लोज होता है और डीएनबी में 38 पर क्लोज हुआ था लास्ट ईयर अगर हम देखें। और उसके बाद सिर्फ पैथो के चांसेस हो जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का रैंक 37 और 38 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट में उसे जनरल कैटेगरी में पैथो ही मिल पाएगी। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स में यही कहूँगा कि इस रैंक को डबल कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो एससी कैटेगरी के रैंक को भी डबल कर सकते हैं। वहाँ पर 1 लाख तक जो क्लिनिकल सीट्स एसटी कैटेगरी में मिल जाती है, 50,000 तक जो सीट्स है एससी कैटेगरी में, 50 और 55,000 तक जो सीट्स है क्लिनिकल सीट्स है वो एससी कैटेगरी को मिल जाती है। ओबीसी एंड जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता। जैसे जैसे मूव करते हैं 1,000, 2,000 और 3,000 के ज़्यादा अंतर नहीं आता। इसलिए अगर आपका कैटेगरी रैंक चाहे कुछ भी है उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसीलिए ये सबसे बड़ी बात है। इससे नेक्स्ट स्टेप है एमडी और एमएस और डीएनबी। ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा लेना चाहते हैं, जो डिप्लोमा है विद इन 65 एंड 70,000 के बीच डिप्लोमा ख़त्म हो जाता है। उसी तरह अगर हम प्राइवेट में जाएं तो प्राइवेट में जो क्लिनिकल ब्रांचेस है अप्रोक्सीमेट 1,10,000 तक जो क्लिनिकल ब्रांचेस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद एनआरआई सीट्स रह जाती है जहाँ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस एनआरआई कॉलेज की इक्वल है, जैसे राजस्थान के कॉलेज हैं, गीतांजलि जैसे कॉलेज है, वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ आपको हो सकता है कि 140, 145 तक भी आपको कोई क्लिनिकल ब्रांच मिल जाए। और सबसे मैं यही कहूँगा कि अगर 20,000 वाला स्टूडेंट चाहता है कि मुझे तो मेडिसिन सीट चाहिए तो फिर उसे मैं यही कहूँगा कि उसे ट्राई करना चाहिए जो सबसे कम जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में फ़ीस है, जो कलिंगा यूनिवर्सिटी की है, उड़ीसा में अच्छे कॉलेज हैं वहाँ पर ट्राई कीजिए। उसके बाद फिर भी आप स्टेट्स में जैसे कर्नाटका में ट्राई कर सकते हैं, हरियाणा में कर सकते हैं, वहाँ फ़ीस स्ट्रक्चर कम है। यूपी का एक कॉलेज है वहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर कम है, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। या यूपी के जो अच्छे कॉलेज है वहाँ आपको सीट मिल सकती है। एमपी में अच्छे कॉलेज हैं वहाँ मिल सकती है। जो विद इन 20,000 आपको जो मेडिसिन की सीट मिल सकती है। वो स्टूडेंट जिनका रैंक विद इन 30,000 है और वो चाहते हैं कि मुझे तो मेडिसिन की सीट चाहिए, फिर मैं यही कहूँगा कि आपको कर्नाटका में भी नहीं मिलेगा, आपको कलिंगा यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, आपको फिर यूपी में ट्राई करना चाहिए। वहाँ का आपको कोई अच्छा कॉलेज या मीडियम कॉलेज आपको मिल सकता है। और जो प्राइवेट में भी है जो 50,000 के बीच जो अच्छे कॉलेज हैं जहाँ जो अच्छी ब्रांचेस हैं वो ख़त्म हो जाती है। और अगर आप चाहें कि कम फीस में, जो कम फीस भी है जो
जो कम फीस है वो भी अगर हम देखें प्राइवेट कॉलेज में भी मिनिमम जो 14 लाख के करीब है, और वो भी जो अगर हॉस्टल वगैरह हम सभी चार्जेस लगाते हैं तो 20 के करीब चली जाती है। उसी तरह जो नेक्स्ट जो फीस स्ट्रक्चर है वो यूपी का आता है, वहाँ पर जो कम जो रैंक जो मतलब कि जिन स्टूडेंट्स का हाई रैंक है वहाँ पर भी वो ऑब्जर्व हो जाते हैं। जैसे सर्जरी ब्रांच यूपी में 1 लाख के करीब मिल जाती है, और ब्रांचेस भी हैं, वहाँ भी आप यूपी में ट्राई कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिस्ट है, परंतु फिर भी सभी स्टेट्स का प्रोस्पेक्टस अच्छी तरह रीड करो। ऑल इंडिया में फ्री एग्जिस्ट है, कुछ स्टेट्स में भी फ्री एग्जिस्ट है। फर्स्ट राउंड तो आप निकल जाएगा, परंतु उससे नेक्स्ट जो सेकंड राउंड में सिक्योरिटी फॉरफिट होती है, रूल्स चेंज हो जाते हैं। थर्ड राउंड के बाद आप डी बार हो जाते हैं, थर्ड राउंड से आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। ये सभी जो मैंने पहले भी वीडियो डाली है क्या क्या रूल्स हैं, मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि अपने रैंक के मुताबिक एक चॉइस अच्छी चॉइस फिलिंग कीजिए, उसके मुताबिक एक प्रॉपर आप वर्क कीजिए, उसके मुताबिक चलिए। फिर भी किसी स्टूडेंट्स को पेड काउंसलिंग की ज़रूरत है, मुझे कॉल कर सकता है, मुझे मैसेज करना, मुझे कमेंट बॉक्स में डालना। जो भी मुझे कमेंट बॉक्स में डालते हैं, जहाँ मुझे जो व्हाट्सअप करते हैं, मैं सभी का जितना रिप्लाई दे सकता हूँ दे रहा हूँ। परंतु फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर आपको किसी भी अच्छे काउंसलर की ज़रूरत है तो अभी राइट समय है कि आप किसी अच्छे जो काउंसलर की जो हेल्प लेनी चाहिए, अगर आपको प्रॉपर नहीं मालूम। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये तो आप कॉलेज वाइज देख सकते हैं कि किन किन रैंक पर आपको क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्या मिल सकता है। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आपको देखना है कि बॉन्ड कितना है, बैंक गारंटी कितनी है, लोकेलिटी कहाँ है, और फैकल्टी कैसी है। यही कहेंगे कि क्योंकि स्टाइपेंड कितना देते हैं, और कॉलेज में ओपीडी कितनी है, जो सीट्स कितनी है, सीट्स जो परमानेंटेड है और परमिटेड है, ये सभी कुछ देखने का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने 3 साल लगाने हैं, वहाँ देखना है कि जो पेशेंट लोड कितना है, जो ब्रांच आप चूज़ कर रहे हैं, ये सब कुछ देखने के बाद ही आपको जो जो पीजी में जाना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे कॉल कीजिए, और या फिर काउंसलिंग अटेंड कीजिए। थैंक यू दोस्तों।